आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी चरण पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग उग्रवादी दल के उद्देश्य और ढंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पर चर्चा करेंगे। उग्रवादी दल का उदय कैसे हुआ, इस बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। भारतीय राजनीति में यह एक नया दौर था जो दो रूपों में प्रकट हुआ। कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल का उदय और दूसरा देश में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय। उग्रवादी दल के 4 प्रमुख नेता थे: लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। उग्रवादी दल का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था स्वराज। तिलक ने यह कहकर कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, उग्रवादियों को एक महत्वपूर्ण नारा दे दिया। उन्होंने कहा, स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकते, न कोई औद्योगिक प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। यही हम चाहते हैं और इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है। ये किसने कहा? तिलक ने कहा। किसकी मांग कर रहे हैं वो? क्या उनका उद्देश्य है? उनका उद्देश्य है स्वराज। इसी तरह से प्रमुख उग्रवादी नेता विपिन चंद्र पाल ने अपने दल की मांगों की इन शब्दों में व्याख्या की कि देश में नया सुधार नहीं, रिफॉर्म नहीं चाहिए, अपितु पुनर्गठन की आवश्यकता है। इंग्लैंड को भारतीय सरकार की नीति निर्माण का अधिकार छोड़ देना चाहिए और एक विदेशी सरकार को जो कानून चाहे बना सकने का अथवा अपनी इच्छा से जैसा चाहे शासन करने का अधिकार त्याग देना चाहिए। उन्हें अपनी इच्छा से कर लगाने और अपनी इच्छा से धन को व्यय करने का अधिकार भी छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से लाला लाजपत राय ने भी कहा, जैसे दास की कोई आत्मा नहीं होती, उसी तरह से दास जाति की भी कोई आत्मा नहीं होती और आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु है। इसलिए देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते। तो आप समझ रहे हैं कि उग्रवादी क्या चाहते हैं? उग्रवादी दल चाहता है स्वराज। लेकिन जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो इनका स्वराज है वो कोई संगठित राजनैतिक दर्शन नहीं था। जैसे कि तिलक का स्वराज एक प्रकार का स्वशासन ही था। तभी तो बाद में तिलक होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन अरविंद का जो स्वराज था वो अंग्रेज़ों के नियंत्रण से पूर्णतः स्वतंत्रता थी। और फिर तिलक के विचार अपनी आयु के साथ भी बदलते चले गए और वे सरकार से सहयोग करने पर सहमत हो गए। तो इस समय उग्रवादियों ने स्वराज शब्द को लोकप्रिय बनाया, लेकिन स्वराज शब्द के क्या मायने थे उनके लिए वो पूर्णतः स्पष्ट नहीं थे और उस पर विचार बदलते रहे। तो इनका प्रमुख उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति। विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि आप अंग्रेजी सरकार को यहाँ से हटना होगा, उनको अपने सारे अधिकार छोड़ने होंगे, तब हमें स्वराज की प्राप्ति होगी। अब उग्रवादियों और उदारवादियों में क्या अंतर थे ये हम देख लें। उग्रवादियों के लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जिसमें अपने राष्ट्र की नीतियों और शासन में पूर्णतः स्वतंत्रता हो। जबकि उदारवादी दल के लिए स्वराज का अर्थ साम्राज्य के भीतर औपनिवेशिक स्वशासन था, होम रूल था। दोनों दलों के मार्ग और ढंग अलग अलग थे। उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, मतलब मेमोरेंडम देना, प्रतिनिधिमंडल ले जाना, ज्ञापन देना, इसमें, और अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में, वर्ष में एक बार कहीं इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर भाषण दें, वहाँ पर चर्चाएं हों, वाद विवाद हो, इसमें प्रस्ताव पारित करने में, और इंग्लैंड
को शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करते थे। उदारवादी क्या करते थे? भाई वो ज्ञापन देंगे, मेमोरेंडम देंगे, प्रतिनिधिमंडल भेजेंगे, शिष्टमंडल भेजेंगे, वर्ष में सम्मेलन कर लेंगे, कई खूब भाषण दे देंगे। ये सब उनके तरीके थे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। जबकि उग्रवादी दल इन सभी तत्वों में विश्वास नहीं करता था। ये लोग अहिंसात्मक प्रतिरोध, जिसके लिए अंग्रेजी में क्या शब्द है? पैसिव रेजिस्टेंस, सामूहिक आंदोलन और आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। इन नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा तथा आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत रहने की भावना को देश में उत्पन्न किया। इन्होंने जनता के मन से शासकों का भय निकालने का प्रयास किया और आत्मविश्वास उत्पन्न किया। विपिन चंद्र पाल कहते हैं, क्योंकि भारतीय लोग चालाक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने शासक, जो कि अंग्रेज थे, के शब्दों पर विश्वास कर लिया। उन्हें यह कहा गया कि भारतीय लोग अपने कामकाज को स्वयं चलाने में समर्थ नहीं है। उन्हें यह कहा गया कि लोग निशक्त हैं और सरकार शक्तिशाली है। उन्हें यह कहा गया कि भारत मानवता के निम्न स्तर पर है और अंग्रेज इन अर्ध बर्बर लोगों को सभ्य बनाने आए हैं। इन राष्ट्रवादी लोगों ने इन सभी कपटों का भांडाफोड़ किया। उन्होंने इस जादू के उल्टे मंत्र पाठ करने आरंभ कर दिए और लोग जाग उठे और उन्हें अपनी शक्ति का आभास हो आया। अपनी संस्कृति में नया विश्वास उत्पन्न हो गया। ये विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं उग्रवादियों के बारे में, क्योंकि हम जब से ब्रिटिश भारत में शासन कर रहे थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि इट इज़ वाइट मैन्स बर्डन टू सिविलाइज द इंडियन पीपल। भारतीय लोगों को सभ्य बनाने का, भारतीय लोग बर्बर हैं, अर्ध बर्बर हैं, और उन्हें सभ्य बनाने का जिम्मा ब्रिटिश शासन का है, और इसीलिए ब्रिटिश शासन भारत में ज़रूरी है। तो विपिन चंद्र पाल कहते हैं कि वो लगातार ऐसा कहते रहे और भारतीय लोग उन पर विश्वास करते रहे कि हाँ, ये सही कह रहे हैं। लेकिन उग्रवादियों ने इस विश्वास को तोड़ा और भारतीयों के बीच में आत्मविश्वास की भावना का संचार किया। अब उग्रवादियों के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो उग्रवादियों के प्रमुख कार्यक्रम थे स्वदेशी, स्वशासन, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और असहयोग। उग्रवादियों ने विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल अंगीकार करने को कहा। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर भी बल दिया। विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी माल के प्रयोग से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता, भारतीयों को कार्य और सेवाओं के रोजगार के अवसर मिलते। लाला लाजपत राय के अनुसार स्वदेशी के प्रचार से अंग्रेजों को वित्तीय नुकसान होगा और बंगाल का विभाजन रद्द करने के लिए दबाव डल पाएगा। शीघ्र ही यह अनुभव किया गया कि यह विदेशी शोषण के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन का एक शक्तिशाली अधिकार है। क्या? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे और विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे। ये इनका प्रमुख कार्यक्रम था। इसके अलावा सरकार नियंत्रित शिक्षा संस्थानों के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई। उग्रवादी दल की योजना थी कि विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। जब सरकार ने विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासित कार्यवाही करने की धमकी दी, तो विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वे इन विश्वविद्यालयों को छोड़ दें। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। मद्रास में पचप्पा राष्ट्रीय कॉलेज स्थापित किया गया और पंजाब में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक आंदोलन ने जोर पकड़ा। ठीक है, ये उग्रवादी दल के कार्यक्रम थे। राष्ट्रीय शिक्षा के तहत ये राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं स्थापित की गई। ठीक है, तिलक ने असहयोग का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही इस प्रशासनिक मशीन को निर्विघ्नता से चलने में सहायता देते हैं। भाई, हम सहयोग कर रहे हैं इसलिए तो इनका शासन चल रहा है। यद्यपि आप दलित और तिरस्कृत हैं, फिर भी आपको अपनी उस शक्ति का बोध होना चाहिए जिससे आप यदि चाहें तो प्रशासन को ठप्प कर सकते हैं। तिलक का कहना था कि भारतीय लोग अंग्रेज़ों से असहयोग करके ब्रिटिश प्रशासन को ठप्प कर सकते हैं। इसके अलावा उग्रवादियों ने सहकारी संगठन को भी बढ़ावा दिया। गांव की सफाई हो, पुलिस के काम हो, मेलों का आयोजन करना हो, इन सभी के लिए स्वयंसेवी सभाएं स्थापित की गई और झगड़ों को सुलझाने के लिए पंच निर्णय समितियां बनाई गई।
इस सहकारी आंदोलन का उद्देश्य विपिन चंद्र पाल ने इन शब्दों में दिया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं विपिन चंद्र पाल, सहकारी संस्थाओं की सहायता से संयुक्त भलाई के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए जनता में एक शक्तिशाली नागरिक भावना को जगाना और उन्हें धीरे धीरे स्वतंत्र नागरिक के उत्तरदायित्वों का प्रशिक्षण देना और फिर सारे देश में सक्रिय राजनीतिक संस्थाएं स्थापित करना, जिससे कि नेता जनता से सीधे संपर्क में आ सकें और समय समय पर संगठित लोकमत से सरकार पर दबाव डाला जा सके। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये लोग काम कर रहे हैं राजनीतिक जागरण का, और सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, ये जनता को तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, कि वो खुद उत्तरदायी शासन की स्थापना कर सकें। तो साहब, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये कि लाल बाल पाल कौन है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ये उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ थे। तिलक ने 2 समाचार पत्र निकाले, अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी। विपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया और लाला लाजपत राय ने पंजाबी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार पर करारा प्रहार किया। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में उग्रवाद के उदय ने अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक नेताओं ने पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति से श्रेष्ठ अपनी सभ्यता और संस्कृति को माना। उग्रवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति क्रांतिकारी भावना का द्योतक था और उदार भारतीय राष्ट्रीयता की उदारवादी प्रवृत्ति के विरुद्ध विद्रोह था। 1904, 1905, 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में इन लोगों ने कांग्रेस में संवैधानिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वराज के अपने उद्देश्यों की घोषणा की, और इसी वजह से उदारवादियों उग्रवादियों के मतभेद बढ़ते गए और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विघटन हो गया, क्योंकि उग्रवादी थे लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हो गए और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ था। और इसी सम्मेलन में कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसको कि सूरत की फूट कहा जाता है। और कांग्रेस ने रास बिहारी घोष के नेतृत्व में नया संविधान बनाया और उसके प्रावधानों के बाद उग्रवादियों को अगले 7 वर्ष 1916 तक कांग्रेस में प्रवेश प्रतिबंधित हो गया और 1916 में जाके फिर से समझौता हुआ, जिसको कि लखनऊ पैक्ट कहते हैं। उसके तहत उदारवादी उग्रवादी पुनः एक हो गए। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम उग्रवादियों का मूल्यांकन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।